हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु महादशा के विषय में बताऊंगा। राहु में शुक्र, राहु की दशा में वीनस की जो अंतरदशा है, ठीक है, और वृषभ लगन की कुंडली के लिए होगा। तो ये वीडियो स्पेशल राहु शुक्र और राहु वीनस जिसका चल रहा है और वृषभ लगन के जातक होंगे उन लोगों के लिए है। और वो जातक जो ज्योतिष में काफ़ी रुचि रखते हैं, जिनको और ज्योतिष पढ़ना सीखना अच्छा लगता है, या भविष्य में वो ऐसी कोई तैयारी है कि वो ज्योतिषी बनना चाहते हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं और साथ में माध्यम से उसी माध्यम से अपने पेट का भी गुजारा वो चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बुरी बात तब है जब आप लूटपाट करो भैया, ठीक है। क्योंकि ज्योतिष जो है पेट पालन की विद्या नहीं है, ठीक। ये बात आपको कड़वी लग सकती है, ठीक। ये मेरा नंबर है 7697871256। यही मेरा मुख्य नंबर है, व्हाट्सअप भी है, ना लगे तो एक जियो का नंबर है, ठीक। ज्योतिष से यदि कुंडली विश्लेषण चाहते हो तो मैं करता हूँ ये काम, ठीक है, और बहुत नॉमिनल फ़ी है। हीरे मोती टोना टोटका मैं बताता नहीं हूँ, शुद्ध ईश्वरी मंत्र बताता हूँ। आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें मैंने नई जोड़ी है अभी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था ध्रुव राठी का भी। ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि साहब ज्योतिष ना सब ठगी विद्या है। तो अब चूँकि मैंने ध्रुव राठी को जानता हूँ, अच्छा आदमी, अच्छे वीडियो बनाता है, काफ़ी फॉलोअर हैं उसके, लेकिन बेचारा क्या वो जानता नहीं ज्योतिष, है ना। के.एन. राव साहब के साथ थोड़े बैठ लेता और हमारे ग्रंथों का पठन पाठन कर लेता और आर्ष ग्रंथ, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनकी रुचि लेता और ज्योतिष को गहरे से पढ़ता तो शायद नहीं बोलता। क्योंकि आज भी मेरे पास ऐसी कई कुंडली आती है जो 1 मिनट में भी बता देता हूँ, यार कि यार तो इसकी तो 2 शादी हुई होगी या तो विवाह टूट गया होगा, बिल्कुल 100% वो बात सही निकलती है। 7वें भाव में बैठे ग्रह से तो हम ज्योतिष बता देता है कि तुम्हारी 3 शादी हुई होगी, और होती है। तो ज्योतिष विद्या बहुत ही पवित्र ब्रह्म विद्या है और वैदिक शास्त्र है। ये प्रारब्ध ज्योतिष कालचक्र कर्म और पुनर्जन्म की थ्योरी पे है, सत्य है, कोई नकली बात नहीं है, ठीक है। अब ज्योतिष को बदनाम कर दी ज्योतिषियों ने, यार नग नगीना बता के, टोट के नग नगीना टोट के। तो और ज्योतिष भी इनके वजह से, चोरों की वजह से, क्वैक्स बोलते हैं ना, जो फर्जी ज्योतिषियों की वजह से ज्योतिष विद्या बदनाम हुई। ज्योतिष विद्या महान विद्या है। 4 वेद हैं और 4 वेद की कमेंट्री लिखी गई है। जैसे उपनिषद, 108 उपनिषद है, 220 भी है, 108 तो अभी अपन को मिल जाएंगे, लेकिन 220 उपनिषद हैं जीवित अभी। और बताते हैं कि 1180 उपनिषद थे। ये सब क्या थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी, इनकी कमेंट्री थी, ठीक है, जिससे उपनिषद कमेंट्री है उनकी, ठीक। और तो और इन्हीं 4 वेद के आधार पे पुराण लिखे गए, 18 पुराण है, और इन्हीं के आधार पे 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6ठा जो पार्ट है ज्योतिष वेदों का अंग है, इसलिए बोला जाता वेदांग ज्योतिष। क्योंकि 4 वेद में तो सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, उसकी कमेंट्री उपनिषद में आई है, उसकी कमेंट्री पुराणों में आई है, और उसकी कमेंट्री स्वतंत्र रूप से किसी ने शतपथ ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी संहिताएं बनी है, किसी ने पाराशर संहिता बनाया, किसी ने गर्ग संहिता बनाया, किसी ने वशिष्ठ संहिता बनाया है, जिसको जो उचित लगा लिखा है। किसी ने नारद संहिता बनाई है, नारद जी ने नारद संहिता बनाई। तो ज्योतिष विद्या के ऊपर में आक्षेप करना उचित नहीं है, ठीक है। किस पे आक्षेप कर सकते हो? चोर ज्योतिषियों पे, जो ज्योतिष से पेट पालन करते हैं, गंदी भाषा में बात करते हैं, डरावने फलित करके डराते हैं, सिर्फ नगनगीना ही बेचते हैं और 10-10 साल का भविष्य बता रहे हैं, जो कि कल का पता नहीं लोगों को। और जो टीवी में आके आज बोलता है आज मीन राशि वाले को ये होगा, ये ज्योतिष नहीं है। इसकी वजह से ज्योतिषी हुई बदनाम। और फिर बचा है तो काल सर्प योग, फिर बचा शनि चंद्र का विष योग, फिर बचा राहु मंगल का अंगारक योग, और तो और पिशाच योग हो गया। शनि केतु है तो पिशाच योग बन गया साहब। ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है यूट्यूब का संसार, ज्योतिष यूट्यूब का संसार, ठीक है। बेचारे गरीब गुरबे लोग देख के डर जाते हैं। गांव का आदमी, ट्राइबल का आदमी, नया नया जियो का नेटवर्क है, नई नई टेलीफोन लाइन खींची है, यूट्यूब में देख रहा है वो शनि केतु है तुम्हारे साथ, अरे अरे श्रापित योग हो गया, पंचम भाव में ज्यादा ग्रह है तो पूर्व जन्म का कर्म है। ऐसा बता बता के लोगों को लूटना पाटना, तो बदनाम हो गई ज्योतिष। ज्योतिष को ज्योतिषियों ने बदनाम कर दिया। ज्योतिष जैसी अच्छी विद्या, वैज्ञानिक विद्या और साइंटिफिक अप्रोच वाली विद्या है ही नहीं। नक्षत्र विद्या बिल्कुल सत्य विद्या है। आपके जन्म के समय क्षितिज में कौन सी राशि उदित हो रही थी, वो उसकी आपकी लग्न हुई, चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी राशि हुई, ठीक है।
जिस एस्ट्रोलॉजर को सब बनता है वो सारी चीजें थे, सिर्फ राशियों पे आपका सब कुछ बता देता था एस्ट्रोलॉजर, राशियों पे। अब वो विद्या के जानने वाले नहीं, प्रोफेशनल चीजें हो गई है, तो बदनाम ज्योतिष हो गई। आगे बढ़ते हैं। कुंडली प्रारब्ध बताती है, जिसे प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। ये बड़ा कष्टप्रद बात है। कुंडली प्रारब्ध के बारे में बताती है, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। जैसे ही मैंने बोला कि प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, तो ये नगनगिने वालों के धंधे बंद हो गए। टोटके, ये मंत्र पाठ 1 लाख पाठ करा दूं तो ग्रह शांति, यहाँ पे फिर दुकानें बंद होने लगती। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो आपके कर्म है उसी के अनुरूप आपको जन्म योनि, उस योनि में जन्म मिलता है, उसी के अनुरूप आपने प्रारब्ध को काटना पड़ता है। आपने पूर्व जन्म के अनेक खराब कर्म किए हों तो इस जन्म में आप करोड़पति लखपति नहीं बन सकते। जीवन में आए हुए संकट को करना होगा, क्रियमाण कर्म करना पड़ेगा, संचित जो कर्म है उसका प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, यही सत्य है। कुछ श्लोक है, जैसे कि गीता के 4:17 में है, कहता है कि गहना कर्म गति। देखो कर्म बड़ा बारीक काम है, कर्म का, कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है। कर्म विकर्म अकर्म सब करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको जानना बहुत कठिन है। कर्म की गति को, हमारे शरीर को पालना है, तो गीता 3:18 कहती है, अध्याय 3 श्लोक 8, शरीर यात्रा को पालन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। हमारी शरीर यात्रा है, रोज भूख लगती है। महान गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। कहीं ज्योतिषी आपको नहीं बना रहा है यार कि तुम काम धंधा बंद कर दो। हमारे जैसे ज्योतिषी ने तो आज तक किसी को नहीं बोला काम धंधा बंद करके बैठ जाओ घर में, ठीक है। समय को काटना पड़ता है, प्रारब्ध को काटना पड़ता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप स्वयं ही, आप ही भाग्य के निर्माता हो, तो हताश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईश्वरीय प्रार्थना में यदि पैसे लगने लगे, कर्मकांड में हीरे मोती मोटे मोटे पीछ लेने लगे नीलम वाले, तो आप उससे हटो, भागो, सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करो, पढ़ो अच्छा लिटरेचर, सत्संग करो, स्वाध्याय करो। महान गुरु पंडित श्री राम शर्मा ने 108 वांग्मय लिख डाले युग निर्माण योजना। क्या लिटरेचर है टॉप का, पढ़ लोगे तो दिमाग के जाले जो है सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना किसी को नहीं है ना यार। यहाँ से हमारा वीडियो चालू हुआ, वृषभ लगन में राहु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा। देखिए मेरा जो वीडियो है बनाने का तरीका है काफ़ी सैद्धांतिक है, और ज्योतिष की एक लाइन जो है उससे मैं हटता नहीं हूँ, ठीक है। ज्योतिष लूटपाट का धंधा नहीं है, बार बार बोलता हूँ। तो ज्योतिष को समझने के लिए धैर्य रखना चाहिए, और यदि आप आध्यात्मिक हो, यदि आप कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझते हो तो ज्योतिष आपको अच्छी लगेगी। अदरवाइज इसमें कोई चमत्कार नहीं भैया। वृषभ लगन की कुंडली, राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है। राहु शुक्र दोनों बड़े बड़े ग्रह हैं। राहु शुक्र का जो पीरियड रहेगा अंतर्दशा का 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष जातक के जीवन के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं भाई, ठीक है। सीताराम झाकर लघु पाराशरी कहती है कि सब ग्रह के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में होते हैं, ठीक है। जब आपकी अंतर्दशा आएगी, जब फल आएंगे, तो अंतर्दशा बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या चल रहा है, राहु में शुक्र चल रहा है, महत्वपूर्ण क्या है, शुक्र महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन भारत के ज्योतिषी आपकी कुंडली देखेंगे, सीधे शनि पे आपको शनि बताने लगेगा वो, अरे भाई शुक्र को बता, राहु में शुक्र चल रहा है ना, क्योंकि जानकारी नहीं है देश के लोगों को, ठीक है। और जो बताने वाला वो चोर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने आपको बताया, ग्रहणाम फल दातत्वम ततत पाके विनिर्देशेत, है ना। जब ग्रह की जो उपदशा अंतर्दशा होगी उसमें ग्रह फल देंगे, लेकिन आपको दिमाग में भर दिया गया कि मेरा शनि कैसा है, मेरा केतु कैसा है। अरे अब सिर्फ आपको पूछना ना, राहु और शुक्र के बारे में पूछो, ठीक है, क्योंकि आपकी दशा राहु की है और अंतर्दशा शुक्र की है। और तो और प्रत्यंतर के बारे में पूछ लो, 3 ग्रह की बात कर लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा थोड़ी यार, जब राहु की दशा ही नहीं चल, शनि की दशा नहीं चल रही तो शनि परेशान करेगा क्या, नहीं करेगा। देखिए कभी कभी ऐसी दशा क्रम होता है, जैसे राहु की दशा, फिर शुक्र चलेगा, फिर राहु में शनि चलेगा, मंगल चलेगा, इस तरीके का हो सकता है, अलग अलग क्रम है, ठीक है। राहु शुक्र में पहले शुक्र आता है, शनि बाद में आता है, देखो इधर शनि फिर बुध केतु। कभी हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु में शुक्र चल रहा हो और राहु शुक्र में अचानक शनि भी जाए, फिर मंगल भी प्रत्यंत सूक्ष्म दशा में आ जाए, प्राण दशा में, तो ये सारे पाप ग्रह एक साथ हो गए शुक्र को छोड़ के, तब ऐसे में जीवन में संकट बढ़ जाते हैं। तो आपको सावधानी से धैर्य से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ये ना कि परेशान होना चाहिए। परेशान होने के लिए ज्योतिष लिखी और बनाई नहीं गई है, ठीक है।
हाँ, यही चीज फिर पुनः रिपीट किया, शुक्र की दशा। हाँ देखो, राहु बड़ा तमो वाला ग्रह है, राहु और केतु सत्व गुण नहीं है इसमें, इसमें तम गुण है, तम। ठीक है, तो ये तम होने के वजह से राहु की जब दशा चलती है तो जीवन का जो प्रारब्ध है वो बहुत तेजी से एक्टिवेट होता है। तो कौन सा प्रारब्ध एक्टिवेट होता होगा? ज्यादातर बुरे प्रारब्ध, हमारे बुरे कर्मों के प्रारब्ध एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि राहु की दशा में लोग कोर्ट कचहरी, उलझन, परिवार में झगड़े, जमीन के जायदाद, मर्डर, जेल की यात्रा और अपराध, बुरी चीजें, पुरानी चीजें खुल जाना, रहस्य खुल जाना, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा, फेमा, एमएलए, ऐसे पुराने जो कानून है इनके दायरे में आ जाता आदमी, लफड़े में आ जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, लफड़े में आ जाता है। सरकारी लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इनकम टैक्स की रेड, ठीक है, जो प्राइवेट व्यापारी है इनकम टैक्स की रेड, छापा जब्ती, सीजर्स। कुछ लोग तो राहु के साथ यदि ऐसी ग्रह स्थिति आ गई, राहु चंद्रमा 8वां हो, मंगल भी इन्वॉल्व हो, तो आदमी सुसाइड अटेम्प्ट तक करने लगते हैं, पॉइजन खा लेता है, कोई षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, फांसी लगा लेते हैं। राहु में किलिंग थॉट आते हैं, राहु के साथ मंगल हो जाए, चंद्रमा का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, आपस में दृष्टि परिवर्तन हो जाए, तो फांसी लगाने वाली बात, अपने आप को किल करने की बात आती है। इस दौरान जो बहुत बड़े लोग हैं, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस के दायरे में आ जाते हैं, राडार में आ जाते हैं, ईओडब्ल्यू की, है ना, एंटी करप्शन के मामले में फंस जाते हैं। तो ये जो सरकार ने कानून बनाई है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत कार्रवाई होती है, फिर वो छटपटाते हैं, क्योंकि सजा है इसमें 4 साल से 10 साल तक की सजा। नए सरकार ने नए कानून बनाई है, भैया पूरी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे भ्रष्टाचार की, तो अब डरते हैं लोग। ठीक है, पहले इतने कठोर कानून नहीं थे तो लोग बहुत गलत काम करते थे, अब काफ़ी डर है, होना भी चाहिए समाज के प्रति। और आजकल आपने देखा होगा कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी काम करती है ना। आप जो है फेरा वाला जो कानून होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, उसके तहत आपने सुना होगा अभी कि कितनी तरीके से लोग फर्जी कंपनियां बनाते हैं, सेल कंपनी बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। आपने देखा कि एक आदमी करोड़पति बन गया और आप लोग वहीं फकीर के फकीर हो, मतलब पलसे के 3 पत्ते बोलते हैं ना, ढाक के 3 पात, अपन तो वहीं खड़े हैं यार, वो सब ऊपर पहुंच गए। इस तरीके से सरकार से मिलके वो टैक्स चोरी करके अरबपति बन गया। तो राहु इनको निपटाता है। अभी आपने खबर देखी होगी अडानी का, एकदम से क्या वहां एक खबर आ गई, एक आदमी ने उसको कुछ लीक कर दी कमजोरी, धड़ाक से शेयर गिर गए। ये सब राहु का काम है। मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा मैंने बोला राहु का काम है, ऐसा कुल नहीं है कि कोई भी ग्रह की दशा में ऐसी चीज हो सकती है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि हर एक राहु ही ऐसा करा सकता। सभी ग्रहों के में कारकत होते हैं, लेकिन राहु के कारकत में, राहु के समय में ये कारकत ज्यादा एक्टिवेट होता है, ये कहने का उद्देश्य है। नहीं तो कोई भाई बोलेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है, बोले शनि में भी हो सकता है, केतु में भी हो सकता है, बुध में भी हो सकता है। बात सही है आपकी। तो शब्दों को ना पकड़े मेरे भाई। अब अपन चलते हैं आगे। देखो राहु के बहुत सारे कारकत तो मैंने बताए हैं। राहु गंगा स्नान भी कराता है, और राहु की विशेषता और भी है कि राहु 9वें और 10वें भाव में, 9वें 10वें से या त्रिकोणेश के साथ हो जाए तो राहु अच्छे फल भी देता है। राहु गंगा स्नान कराता है, ये बिल्कुल सत्य है। राहु का गोचर कई बार गुरु के ऊपर से होता है तो आदमी प्रॉपर्टी के लेन देन करता है। संतानहीनता के मामले में भी राहु साप योग बनाता है, 5म भाव में होता है, तो कई कुंडलियों में देखा गया है। कुछ किताबों में ऐसे ही शब्द लिखे हैं साप योग, इसको पकड़ लेते हैं ज्योतिषी और इससे पैसे कमाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आदमी जो थका आदमी है, परेशान आदमी है बेचारा, हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी, किसी को भी जी गुरुजी देखे नहीं, बस तिलक लगाया है जी गुरुजी, और लंबा तिलाया तो और बड़े जी गुरुजी दंडवत। देखो राहु चंद्र की युति मानसिक परेशानी देती है, क्योंकि राहु जो है तमस है, शैतान है, और चंद्र है मन। तो ये दोनों का आपस में ग्रह के साथ रहता है, मन को गंदा होता है तो आदमी बुरी बातें सोचता है। और राहु चंद्र के साथ भय भी होता है कि राहु भयभीति का कारण है। तो यार ये पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, मैंने स्पष्ट लिख दिया है। अब इतना सारा बताऊंगा तो वैसे ही बोल बोल के मैं अभी थके जा रहा हूँ यार, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो कम बनाता हूँ, थक जाता हूँ। कौन चिकल्लस करे यार, ये बताओ वो बताओ। हमारे गुरु तो कहते हैं ये धंधा ही चोरी का है, ज्योतिष का काम। ठीक है, बढ़े। राहु केतु जिस ग्रह के साथ हो या जिस भाव के मालिक हो उसी के अनुरूप फल देते हैं। ये लघु पाराशरी शास्त्र पाराशर साहब जी ने लिखा है। ठीक है, जातक तत्व भी इस बात को कहती है कि जब अभी मैंने शुरू वाली स्लाइड में बताया था उसको कि भाई
यदि पाप ग्रहों की लगातार दशाएं आ जाए कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, लगातार पाप ग्रह जाए तो तकलीफ होती है। जनरल रूल ये होता है कि केंद्र आदि शुभ ग्रह, त्रिष्टाय, त्रिकादि अशुभ स्थानों के अधिपति से ग्रहों में जो शुभत्व और पापत्व निवेश होता है उसके अनुसार ग्रहों की शुभता आदि का विचार करते हैं। यहाँ पे लघु पाराशरी के सिद्धांत अप्लाई होते हैं, उसी के अनुसार देखता है ज्योतिषी कि यार ये ग्रह इसका कैसा है, और इसमें लघु पाराशरी बड़ी काम आती है। उसी पे बेस में एस्ट्रोलॉजी जनरली करता हूँ। और वो कई लोगों को भाती ही नहीं, उसको बोलते अरे तुम तो फलित बता दो सीधे। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार कि यार भैया तेरे को सीधे फलित ही बताते हैं यार, फलित बताना इतना आसान है क्या। राहु के 3 नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति, सतविसा। शुक्र के 3 नक्षत्र है, भरणी, पूर्व फाल्गुनी व पूर्व आषाढ़ा। ये मैं जो कह रहा था कि राहु के बारे में हमने अभी तक नेगेटिव बात करी, लेकिन शास्त्र कहता है कि राहु केतु योग कारक भी होता है। और शास्त्र कौन सा कहता है? होरा शास्त्र कहता है, ऋषि पाराशर ऋषि कहते हैं। ठीक है, पारसा ऋषि कहते हैं कि ऐसा नहीं भी हमेशा राहु खराब फल भी देगा। ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस भाव में रहते हैं उसी भावे से भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यदि राहु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक होगा। त्रिकोणपति कौन होगा? पंचमेश, नवमेश। अब लग्नेश तो सबसे कमजोर कहलाता है इस मामले में त्रिकोण में। तो केंद्र त्रिकोण का सबसे शुभ योग होता है नवम और दशम। नवम दशम में यदि राहु हो और संयोग हो कि राशि परिवर्तन से, दृष्टि परिवर्तन से कोई संयोग बनाते हो, नवमें दसवें छूते हो राहु को, तो योगकारी हो सकता है, तो काफी अच्छे फल देता है। ठीक है, ये ज्योतिष के सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा जो ज्योतिष सीख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वही है, उल्टी सीधी हरकत करोगे यार। उल्टी सीधी हरकत करना नहीं भैया। और भी डिटेल अपन चलते हैं आगे, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक और चीज बताने की थी, कहाँ गई यार। देखो ये राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। ठीक, ये दोनों ग्रह की अपेक्षा, ये दोनों ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा बलवान माने जाते हैं। हालांकि इनका कोई राशि नहीं है, तो नोड है, ये सदा वक्री गति होती है। राहु केतु के साथ रहने वाले ग्रह निर्बल बन जाते हैं। बिल्कुल सही है, राहु केतु किसी के साथ रहते हैं जो ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। इनकी क्या राशि होगी, इसमें भी काफी मतभेद है कि इनकी कौन सी राशि का माना जाए। इनको लेके भी काफी मतभेद है राहु को लेके। ठीक है, अब चलते हैं, आपकी दशा शुक्र की चल रही है तो शुक्र के कारकत्व आपको पता होने चाहिए। तो ये शुक्र के कारकत्व मैंने आपकी सुविधा के लिए लगा दिए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, इसमें मेरा समय बर्बाद बहुत होता है। शुक्र के कारकत्व और भी है यार, जितना लिमिटेड ही लगाया हूं मैंने तो यहाँ। फलित के तरीके में मुख्य है भाव और भावेश की स्थिति, षड्बल जानना, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व। पारसर मुनि के ने 1800 योग बताए, कारक ग्रह का निर्णय। अब मैंने आपको बताया था साप योग, तुम्हारी कुंडली में साप योग है। कोई व्यक्ति कहता है कि हमारी कुंडली में साप, महाराज जी ने बताया कि साप योग है, मतलब कोई श्रापित योग है, पूर्व जन्म के कर्मों का योग है। तो वर्तमान में भारत में ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं जो आपकी कुंडली में ये योग बता दें। केवल पंचम आधा अंक में सारे ग्रह बैठ जाएं, या पंचम में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, या नवम में बैठ जाए, इस आधार पे साप योग नहीं बनता। ऋषि पाराशर ने बहुत सारे साप योग संतान के लिए बताई है, जिसकी संतान नहीं होती उसको साप योग है। ठीक है, लेकिन इस साप योग के नाम पे, ऐसे शब्दों के नाम पे लोग खेलते हैं शब्दों से और पैसे कमाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलता हूं। महान गुरु के एन राव साहब ने बोले थे कि जो शाप कुंडली में दिए हैं, मतलब जो योग कुंडली में दिए हैं, उन योगों को समझने की क्षमता वर्तमान के एस्ट्रोलॉजर की नहीं है। ठीक है, तो वो रहस्य है, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या गुरु से शिष्य को उतरती थी। शिष्य अपने चेले को उतना ही बताता था कि यार ये शिष्य जो है छिचोड़ा प्रवृत्ति का है, ये लूट खाएगा, या इसमें तम गुण है, रज गुण है, सत्व गुण है, वो देखता था गुरु। यदि गुरु को लगता था ये सत्व गुणी है, इसको बताना चाहिए, ये लोगों की मदद करेगा इन योगों से जान के, तो उसको बताया जाता था। जैसे लगता था कि यार ये चेला तो पढ़ तो लिया है, लेकिन इसमें तमोगुण ज्यादा है, क्रोध बहुत करता है, अहंकार है, लोभ है, लालची, तो उसको नहीं बताता था। ठीक है,
तो ये योग जानना, सिर्फ कोई ग्रह वहाँ बैठा है उसके आधार पे साफ बोल के डराना नहीं चाहिए ज्योतिष को। तो ऐसे लोग कम बच गए, तो डरना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार की योग, क्यों 1800 योग है, इनका बड़ा गूढ़ रहस्य है ये 1800 योगों का, समझ गए। ये मार्केट के ज्योतिषी जो 1 लाख में सीख रहे हैं ये कभी नहीं सीख पाएंगे, कुछ तो अपने नोट से ही सिखा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो बताता ही नहीं है कि वो कहाँ से पढ़ा रहा है, कुछ कहता है मेरे नोट्स पढ़ लो, किताब नहीं पढ़ना। एक से आपको कलाकार मिलेंगे दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में भी, ठीक है। मुंबई में भी 1 लाख में वास्तु सिखाने वालों की कमी थोड़ी है। चलते हैं आगे। देखो, फल कथन कहने में ग्रहों का बड़ा महत्व है कि आपकी राहु की दशा चल रही है और शुक्र चल रहा है और बीच में जो अंतरा चलेगा, तो उनके कारकत्व के प्रभाव बहुत होते हैं फलित में। जनरल रूल ऋषि पाराशर का है, कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह होंगे तो अच्छे फल देंगे, उच्च के होंगे तो अच्छे फल देंगे। दशापति से मतलब राहु की कुंडली बना लो, राहु चल रहा है तो 11वें 10वें 9वें 10वें भाव में हो तो शुभ फल कहेंगे। शुक्र यदि 6 8 12 में भाव में हो, नीच शत्रु राशि में हो, मंगल और राहु से युत हो तो अशुभ करते हैं। शुक्र को मंगल और राहु के साथ अशुभ माना ऋषि पाराशर ने। शुक्र मारक भाव दूसरे 7वें का समय हो तो अशुभ फल देते हैं। जनरली ये जो बताया है कि शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, ये व्यवहार में ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब हम अभ्यास करते हैं ज्योतिष का तो हम देखते हैं कि राहु पंचम में भी तकलीफ देता है और राहु दशम में तकलीफ देता है, राहु नवम में भी तकलीफ देता है। तो राहु के फलित बताना बहुत कठिन हो जाता है। किसी की राहु की दशा चलती है, पूछता है एस्ट्रोलॉजर कि साहब मेरा कैसा क्या होगा, आप बताओ पैसे लेके। उस समय एस्ट्रोलॉजर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर उस समय ये भी देखा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर की दशा कैसी चल रही है। एस्ट्रोलॉजर की दशा गंदी चल रही है अष्टमेश की, तो वो बताएगा कुछ और होगा कुछ, ठीक है। तो राहु बड़ा कंफ्यूज करने वाला ग्रह है। देखो, राहु यदि षडाष्टक योग बना रहा है, ठीक है, तो बहुत खराब फल देगा, और आपस में 2-12 बना रहा तो भी खराब फल देगा। ये षडाष्टक योग, द्विद्वादश योग के मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसमें आप लोग समझना यार, सारी बात यहाँ से कितनी बार रिपीट की जाए। देखो, सामान्यतः माना जाता है कि नवम पंचम की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन नवम पंचम यार यदि 8वें से बने, 8वें भाव से बन रहे हैं, 6ठे भाव से बन रहे हैं, 12वें भाव से बन रहे हैं, तो ये नवम पंचम तकलीफदेह भी हो जाते हैं कई बार। तो नवम पंचम योग, 1-7 वाला योग, 3-11 वाला जो योग है आपस में ग्रहों का, दशा अंतर महादशा और अंतरदशा का जो प्लानेट है, ये कोई नुकसान नहीं देंगे। अब फलित के लिए भी देखा जाता है कि ग्रह मैत्री विचार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुराने एस्ट्रोलॉजर भैया सब ग्रहों की राशि देखते थे, मित्र है या शत्रु है, वो उनके ज्योतिष का महत्वपूर्ण आधार होता था, ठीक है। शुक्र मित्र राशि में है कि शुक्र के कौन मित्र हैं, शनि बुध है, और शुक्र के कौन समग्रह हैं, गुरु मंगल। शुक्र के शत्रुता को किससे, सूर्य चंद्रमा से है ना। तो इस तरीके से भी देखना चाहिए। जनरली शुक्र जो है मिथुन मकर कुंभ राशि को शुभ मानता है। तो जिस जातक की शुक्र की चल रही है और शुक्र उसका मिथुन में मकर कुंभ में हो तो शुभ मानो। और धनु कर्क का शुक्र है तो ज़्यादा तकलीफ दे है। क्या बोलूं, धनु कर्क का शुक्र है तो ज़्यादा तकलीफ बात है। यदि मिथुन मकर कुंभ का तो अच्छी बात है, और यदि मेष और वृश्चिक में है तो उतना बुरा नहीं है सामने, ठीक है। तो धनु और कर्क वालों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, खराब फल दे सकता है। भावार्थ रत्नाकर एक छोटा सा ग्रंथ है, बड़ा उपयोगी है। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन लोगों को तो जरूर ये ग्रंथ रखना चाहिए। लिखा है कि शुक्र 6ठे स्थान में स्थित उतना ही योगप्रद है जितना कि वह द्वादश भाव में स्थित होता है। द्वादश भाव के शुक्र को बड़ा शुभ माना है, उसी तरीके से 6ठे भाव को शुक्र को भी शुभ माना है। यदि ये श्लोक में नहीं पढ़ता तो मैं एक रूटीन में बताता फिरता कि 6ठा 12 8 बड़ा खराब है। तो मैंने यही श्लोक भी आपको लगा दिया है कि कई जातक बोलते हैं कि साहब मेरा शुक्र 6ठा लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, साहब मेरा 12वां शुक्र है लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। भावार्थ रत्नाकर लिखिए शुक्र 6ठा स्थान और 12वें स्थान बुरा नहीं है, लेकिन हमने ये जाना है कि राहु शुक्र में यदि 6ठे भाव में शुक्र है तो बीमारी को एक्टिवेट कर देता है कुंडली की परिस्थिति के अनुरूप। क्योंकि 6ठा भाव रोग, ऋण, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, जनरली 6ठे भाव की दशाएं चलती है तो कोर्ट कचहरी एक्टिवेट हो जाती है, ऋणग्रस्ता आने लगती है, ऋणी हो जाता है वो, ठीक है।
तो छठा स्थान काफ़ी खतरनाक है इस मामले में, लेकिन जिसके जातक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसके लिए बड़े फायदेमंद भी होता है। छठे की दिशाएं चली तो बड़े टॉप कर जाते हैं लोग। राहु दशम, एकादश, चतुर्थ अथवा पंचम भाव में योगप्रद होता है। ठीक है, ये भावार्थ रत्नाकर बोलती है। राहु दशम, एकादश, चतुर्थ, पंचम में योगप्रद होता है, लेकिन ये सिद्धांत के लिए अच्छा है। तो वास्तविक में जब आप अप्लाई करोगे तो ये बहुत अप्लाई होता नहीं। राहु की दशा तकलीफ होती है लोगों को, भले ही एकादश बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, दशम में बैठ जाए, ये हमारे अनुभव है भैया। ठीक। अब यहां से आप बोलोगे कि महाराज ने 25 मिनट तो हमारे खा गया, तो मेरे भाई 25 मिनट उन लोगों के लिए दिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं। ठीक है, आप जातक हो और आपको ये सब बकवास से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब नहीं है साहब, हमारी तो 5 माला की बिल्डिंग है और हमारी जो है ये नुकसान हो रहा, हमें तो लाभ का बात बताओ, हमें कोई मतलब नहीं आपकी गणित से। ठीक है, आप जो पैसा पकड़ो फलित दो। तो आपका वीडियो अब चालू होता है जो कि दर्शक है ना, अभी तक तो एकेडमिक वीडियो था जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके लिए, तो आपका अब चालू होता है। देखिए आपकी वृषभ लगन की कुंडली है। ठीक, वृषभ लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्र तो भैया शुभ होगा निश्चित रूप से यार, लग्नेश है, इसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी एक राशि छठे भाव में है, तो मेरे भाई एक पैर चला गया इसका बीमारी वाले भाग में, रोग ऋण बीमारी में। तो क्या हुआ, लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता ऐसा शास्त्र लिखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसकी एक राशि यहाँ पे है। जब शुक्र की दशा होती है तो ये भी भाव एक्टिवेट होता है। सिद्धांतिक नियम ये लिखा है कि लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, लग्नेश शुक्र शुभ होगा इसमें। तो अब फिर बात आएगी साहब मैं इसका रत्न पहन लूँ क्या, इसका रत्न पहन लोगे तो ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, छठे भाव सावधानी से पहनने का, और छठा भाव होगा रोग ऋण बीमारी कोर्ट कचहरी एक्सीडेंट लड़ाई झगड़ा शत्रुता, ये भी एक्टिवेट करेगी। हीरा पहन के झांकीबाजी करोगे तो समझ गए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये संतुलन बना के, यदि शुक्र सही में आपका अच्छे स्थान पे बैठा हो, ठीक है, कहाँ गया शुक्र यार, शुक्र यदि आपके अच्छे स्थान पे बैठा हो तो आप इसको पहन सकते हो। अब जैसे कि शुक्र, अभी रत्नों के बारे में आगे बताऊंगा, पहले विश्लेषण कर लेता हूँ। ठीक, अब ये मिथुन, मिथुन में ये धनेश है, तो धनेश को सम माना जाता है। लघु पराशरी बोलती है दूसरा भाव और 12वां भाव सम होगा। सम का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल। ये जिनके साथ बैठेंगे वैसे फल देने लगेंगे। वैसे बुध के बारे में तो कहा ही जाता है, बुध जिसके साथ है उसके फल देने लगता है। धनेश है लेकिन मारक भी है, इसका एक भाव पंचमेश में है, तो मैं मानूंगा कि वृषभ लगन की कुंडली में बुध अच्छा है। ठीक है, क्योंकि पंचमेश हो गया, त्रिकोणेश है, शुभ है और धनेश भी है, तो इसका रत्न कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है, लेकिन याद रहे कि ये मार्केज भी है, तकलीफ हो तो उतार सकता है। चंद्रमा का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए और चंद्रमा खराब है इसमें। ठीक है, क्योंकि तृतीयेश को भी शुभ नहीं माना जाता है, उपचय वृद्धि वाला है। ठीक, सूर्य इसमें केंद्र का दोष भी नहीं लगेगा और सूर्य अच्छा है, सूर्य के बारे में कोई नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे। ठीक, ये तो हम सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में मुझे नहीं पता है सूर्य कहाँ है। अब आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ आ गया, बताओ। और बोले यार वो पंडित तो बता रहा था यूट्यूब में कि सूर्य आपका अच्छा है, मेरे को तो बड़ी तकलीफ हो रही राहु सूर्य में। होगी बेटा, क्योंकि सूर्य तुम्हारा यहाँ बैठा, यहाँ, और यहाँ तो नीच का हो गया और यहाँ उच्च का हो गया, ऐसे में भी तकलीफ हो जाएगी। क्यों, अरे भैया यहाँ उच्च का हुआ यार, बहुत सारे फायदे मिलेंगे, कुछ नुकसान भी हो जाएंगे। ठीक, ये ग्रहों की तरीके हैं फलित देने के। अब शुक्र की मंगल की बात, मंगल इस कुंडली में सबसे खराब ग्रह है। ठीक, द्वादशेश होके न्यूट्रल और 8 भाव के मारक। तो इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक बनते हैं, इस कुंडली में बुध मारक बनता है और मंगल मारक बनता है। क्यों भैया, इसलिए बनता है क्योंकि दूसरा भाव और 7वां भाव दोनों मारक कहलाते हैं। जब आप लघु पराशरी का मोटा मेजर खोद पढ़ोगे तो उसमें कई बार वो इतना कंफ्यूज कर देगा आपको, नहीं इसमें तो ये बनेगा मारक, उसमें वो बनेगा मारक, तो ज़्यादा चक्करलस मत पढ़ना यार। दूसरा भाव और 7वां भाव मारक होता है। मारक बोल के कई एस्ट्रोलॉजर डरा के ग्राहक से पैसे ले लेते हैं। मारक का मतलब हमेशा मर जाना नहीं होता, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ठीक है, वो मरेगा तब जब 90 साल का हो गया, भगवान ना करे 100 साल जियो यार, खूब एंजॉय करो।
तो इसका आप बोलोगे इसका साहब रत्न, पहला प्रश्न तो लोगों का रत्न नहीं रहता है, क्योंकि बोराई बुद्धि है भारत के लोगों की, जो कि मैं कह चुका हूं रत्नों से कोई मतलब नहीं ज्योतिष का। आप जब ये रत्न पहनोगे तो आपका मारक भाव एक्टिवेट होगा और आपका व्यय भाव एक्टिवेट होगा, ठीक है। और ये मंगल कहीं इस तरीके से 8वां हो तो ज्योतिषी बताएगा कि साहब आपका तो विपरीत राजयोग है। अरे काय का विपरीत राजयोग यार, ठीक है। वयस होके 8वें में आया, खर्चा तो बढ़ा सकता है। और ये पत्नी भाव का स्वामी यहाँ जब आता है तो ये भी तकलीफ बढ़ाता है, पत्नी की हेल्थ का भी इशू हो सकता है। और 8वें भाव का मंगल तकलीफ दे होता है, ठीक है। विपरीत राजयोग का क्या मतलब होता है कि कुछ पैसा आपको मिलेगा, कुछ लाभ मिल सकता है, और जो तात्कालिक होगा बहुत उसमें अचीवमेंट नहीं होगी यार, ठीक है। अब शनि का गुरु का चले, गुरु अष्टमेश से तो बताने की जरूरत नहीं, अष्टमेश सबसे प्लानेट, ये मृत्यु भाव है, मृत्यु का भाव, गड्ढे का भाव, अंधेरे का भाव, रहस्य का भाव और विरासत का भाव, बहुत सारे फलित है, कितना कितना याद करोगे यार। इसका एक भाव ये है और एक भाव ये, गुरु इस कुंडली में सबसे खराब ग्रह है। लेकिन भारत का एस्ट्रोलॉजर, चूंकि बेचारे का पेट पालना है, उसको रत्न भी बेचना है, और रत्न व्यापारी भी आपको सबसे पहले बोलेगा कि तुम पुखराज पहन लो, भूल के नहीं पहनना है पुखराज। अष्टम भाव एक्टिवेट होगा तो आपकी बुराई एक्टिवेट, मृत्यु भाव एक्टिवेट हो जाएगा, आपका भारी नुकसान हो जाएगा, आपकी कोई पोल खुल जाएगी, कोई अंदर की चोरी कर रहे हो आप। आजकल का चोरी सभी कर रहे हैं आप, ठीक है। 90% व्यापारी टैक्स बचाता है, बड़े व्यापारी टैक्स बचाने का ही काम करते हैं, उसके लिए वो सीए रखते हैं, और सीए का काम ही भारत का कि वो ये बताए कि तुम चोरी इस रास्ते से करना, इधर से नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। एक खेत ले लेना, उसमें बताना कि मैंने इतने संतरे बोए थे। चलो यार, कुछ कुछ बीच बीच में बताता रहता हूँ भारत सरकार के फायदे की बात, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक। तो आप इसका रत्न पहनोगे, भूल के नहीं पहनना। अरे भाई मंत्र पढ़ लेना ना, पीली दाल देना, गुरु का दान देना। देखो अनाज के दान से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं। शनि महाराज इस कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह हैं, लेकिन नहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं चलेगा। हाँ लेकिन चलेगा, लेकिन चलेगा ये है कि इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पड़ रही है, यदि यहाँ पड़ जाती है तो और अच्छा हो जाता। लेकिन फिर भी ये शनि अच्छा है। कोई जातक बोले कि साहब क्या मैं नीलम पहन सकता हूँ, तो आप नीलम पहन सकते हो, ठीक है। किस स्थिति में पहन सकते हो कि शनि यहाँ पे नीच का हो गया तो भी आपको नीलम पहनाएगा वो। ऐसी स्थिति में कि जब शनि आपका नीच का है तो आपको नीलम का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आपको शनि को बलि करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार का व्रत, गरीब गुरबों को दान, अनाज दान, लंगर कराना चाहिए, ठीक है। नीच के ग्रह के रत्न प्रश्न मार्ग ने मना किया है, नीच के ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते। हो सकता है कि शनि का बल बढ़ जाए और आपको बहुत तकलीफ दे। इस शनि ये आपके पिताजी का धर्म का स्वामी है, आपके कर्तव्यों का स्वामी है, गलत काम करवा ले आपसे, ठीक है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, ठीक। अब मैंने सारे ग्रहों का विवरण बता दिया है, इसी अनुरूप ग्रह फल देंगे। आप बोलोगे महाराज तुमने तो फलित नहीं बता रहे। मूर्ख भाई, मैं तो बता तो दिया कि शुक्र अच्छा होगा तो कहाँ। अब मैं ये बता देता हूँ कि शुक्र कहाँ कहाँ अच्छे फल देगा। राहु शुक्र चल रहा है, अब यहाँ 6ठे भाव में बैठा है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका राहु कहाँ है। हो सकता है राहु यहाँ है तो क्या खाक अच्छे फल देगा। अब बीमार ना हो जाओगे यार, ये देखो तो लगने से यहाँ आ गया, बीमारी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और मान के चलो यहाँ आ गया, देखो ये यहाँ से बनाया 5, 6, 7, 8 षडाष्टक, कितने खराब फल देगा। षडाष्टक भी हो गया। और यदि यहाँ ये है तो ये दोनों एक मारक भाव में राहु बैठा हुआ, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कुंडली में कि शुक्र कहाँ है। अब शुक्र यहाँ पे अपनी राशि का है, बहुत खराब नहीं होगा। क्यों कि कोई भी प्लैनेट अपनी राशि का होता तो बहुत खराब नहीं होता, लेकिन 6ठा स्थान तो बहुत अच्छा स्थान है नहीं, कुछ नेगेटिविटी वो करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कर्क और धनु राशि का शत्रु खराब होता है। कोई भी जातक का जब लग्नी सिस्टम में बैठ जाता है तो शास्त्रों में इसका बहुत खराब फलित लिखा है। वर्तमान में हम इसको संशोधित तरीके समझेंगे कि जातक बहुत मेहनती हो सकता है, मेहनत करने के दौरान जातक के जीवन में काफ़ी संघर्ष हो सकता है। माता पिता का बहुत संपन्न ना हो तो जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो, ठीक है। जातक किसी चोरी के मामले में फंस सकता है। जातक की बुद्धि गड्ढे में जाने, अष्टम में भाव में ग्रह जाने के कारण थोड़ी सी विचलित हो सकती है। वो कोई ऐसे अनैतिक का कर्म कर सकता है जो समाज विरोधी हो, जिसे चोरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हर मामले में नहीं। जातक कोई
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी समझना है, क्योंकि ये जासूसी का भाव है। ओके, यहाँ पे मकर राशि का कोई बुरा नहीं है, अच्छे अच्छे भाव में बैठे हैं शुक्र महाराज, अच्छे फल देंगे, ये भी अच्छा भाव है, ठीक है। और यहाँ पे उच्च के होगा, अच्छे फल देंगे, यहाँ पे अच्छे फल देंगे। भावार्थ रत्नाकर बोलता है कि छठे और 12वें में भी शुक्र अच्छे फल देता है, यहाँ निश्चित रूप से अच्छे देंगे। बुध की राशि का बहुत अच्छा नहीं होता यार, मिथुन राशि का शुक्र बहुत अच्छा नहीं होता। अब ये देखा जाएगा कि शुक्र को कौन देखता है, हमें नहीं पता नहीं यार। आपकी कुंडली में शनि बैठा, पता लगा कि आपकी कुंडली में गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, तो गुरु महाराज अष्टमेश होके बैठे हैं, अष्टमेश का साथ है, धन तो आएगा लेकिन बहुत तकलीफ से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कौन से ग्रह की दृष्टि, अब मंगल यहाँ हाथ पता लगा दे, यहाँ से मंगल देखता हूँ, और मंगल क्या कुंडली में 8 और 1, पत्नी की बीमारी को खर्चा बढ़ा दे, धन ऐसा धन खर्च करवा दे आपका, हॉस्पिटल, पत्नी, यहाँ से पत्नी के लाभ में कमी कर दे, ठीक है, और आप बीमार हो जाओ, शुक्र देख रहा है। तो फलित के 1000 तरीके होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि नक्षत्रों पे भी डिपेंड करता है, एक साथ एस्ट्रोलॉजर को सारी कुंडली देखनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं कर्क राशि का, मैंने पढ़ा था कि शत्रु राशि अच्छे फल नहीं देगा। अब शुक्र पे और कौन से साथ बैठे ग्रह बैठे हैं, तो क्या नुकसान कर देगा, तो शुक्र क्या करेगा, हेल्थ का इश्यू दे सकता है, हेल्थ की बीमारी कोई उपचार करा दे, छोटे भाई को कोई समस्या होने लगे, छोटा भाई कोर्ट कचहरी में फंस जाए, ठीक है, छोटे भाई के कारण या ट्रैवलिंग के कारण या कोई ऐसी चीज, आपने कोई किताब की कंपनी राइटिंग वर्क करते हो उसमें कोई समस्या आने लगे, ट्रैवलिंग में कम्युनिकेशन में कोई समस्या आ जाए, ठीक है। कैसे फल आएंगे भैया, देखो फल क्या क्या आएंगे, सामान्य बुद्धि सोचो। शुक्र यहाँ का मालिक है, यहाँ का फल देगा, ये लगने से हेल्थ है, आपका व्यक्तित्व है, ये कोर्ट कचहरी है, और ये छोटा भाई है, ये तीनों को कॉम्बिनेशन में लाके फलित बता दो, बैठेगा यार, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद देख लो कि यार कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं है यहाँ से, अब बताओ, अब आपने ध्यान तो ये रखा, ये तो हम ज्योतिष में फल तलाश रहे थे, यहाँ के लिए यहाँ का कुछ लगाए, फिर यहाँ पे हमने यहाँ के फल लिए, तीन भाव के फल लिए, शुक्र के कारकत्व भी लेंगे, शुक्र के किसके साथ है वो भी लेंगे, शुक्र को कौन देख रहा है वो भी लेंगे, अब बताओ यार, और नक्षत्र भी लेंगे, अस्त वस्त भी देखेंगे, वक्री भी देखेंगे, अब बताओ, आसान है फलित बताना। लोग कहते हैं बस बता दो, झूठ बता दें, झूठी बता दें क्या। कुछ लोग तो इतने गाली देते हैं कि हमारा आधा घंटे खा गया, कुछ नहीं बताया, बकवास कर रहा था। भाई तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम क्या, काहे देखते हो, मत देखो। मैं तो बोला आध्यात्मिक विद्या, अपना काम धाम करो, प्रभु की ईश्वर भक्ति करो, फल होंगे। तो इस तरीके से लोग बेवकूफ लोगों की कभी कमेंट कर देते हैं, कभी खराब लगता है। अपन तो गंभीर आदमी ज्योतिष के यार, हम थोड़ी बोलते हैं कि हमने तो एक भी बार नहीं बोला कि यार तू स्टार्टिंग से ही वो कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अरे हमको कोई किसी काम नहीं बताना, आपको अच्छा लगेगा देखोगे 50 बार उठा उठा के, तो क्वालिटी की बात है। अब सूर्य यहां पे आते, इस राशि के सूर्य के विषय में तो कोई बात हुई नहीं है, कौन सी राशि है, कोई ज्यादा विशेष लिखा नहीं है कि सिंह राशि का शत्रु कोई खराब फल देगा। अब इस पे सूर्य डिपेंड करता है कि सूर्य कैसा है, D9 में कैसा हो गया, शुक्र D9 में कैसा हो गया, कितनी सारी बातें खुलती है। यहाँ कैसे फल चेक करेंगे, हमें नहीं पता कि आपकी कुंडली में शनि के साथ शुक्र बैठा है कि क्या बैठा है, हम तो सिर्फ मोटा मोटा बता रहे हैं आपको। यार देखो, माता जी को बीमार सकता है, रोग ऋण बीमारी का प्लानेट यहाँ गया तो घर के कोर्ट कचहरी घर को लेके हो जाए, हजारों व्यक्तियों की हजारों परिस्थिति। आजकल लोग टेलीफोनिक बताते हैं, कुछ हम ना देखते ना बताते, वो अपनी परिस्थिति नहीं बताते, लोग छुपा लेते हैं सारी चीजें। वो सोचते हैं जादूगर जैसे से कुछ बताएगा अद्भुत चीज टेलीफोन पे, ऐसे नहीं होता। छठे स्थान का मालिक यहां आया, बीमारी। और आपका क्या है, आप भी बीमार होकर घर बैठ सकते हो, मां की बीमारी को लेकर परेशान हो सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। ये तो हमने, घर में सुख का अभाव हो सकता है अनेक कारणों से, कोई एक्सीडेंटल मामला हो सकता है, ठीक है, तो घर के सुख की कमी हो जाएगी, ठीक, कुछ ऐसी परिस्थिति आए जो आपके सुख में कमी कर दे। अब यहां देखते हैं, यहां शुक्र नीच का हो गया, निश्चित रूप से नीच का हो गया तो अच्छे फल नहीं देगा। हम किसका फलित कर रहे हैं, किस एज ग्रुप का फलित कर रहे हैं, क्या मैं 50 साल के बच्चे 80 साल के व्यक्ति का
कर रहा हूं, तो 80 साल के व्यक्ति को मैं यहां बताऊंगा कि आप प्रेम प्रसंग में फंस जाओगे? नहीं बता सकता। 16 साल का लड़का होगा तो मैं बोलूंगा कि यार तुम कोई लड़की के अफेयर में आ गए हो। यदि 18 से 28 साल से 30 साल के लोग हैं, 35 साल के, बोलूंगा यार कोई प्रेम में अफेयर कर सकते हो। सप्तम पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, प्रेम संबंध, वैध अवैध, कोर्ट, सॉरी शेयर मार्केट है, बुद्धि है, मन है, बुद्धि मन यहीं से देखा जाए, ठीक है। और क्या होगा? हो सकता है कोई 25 साल की लड़की हो, उसके कोई प्रेम संबंध चल रहे हो और बड़े डिस्प्यूटेड हो गए। क्यों? क्योंकि ये छठा भाव है, झगड़ा झांसा हो रहा है, लड़ाई मारपीट, बड़े गंदे संबंध हो गए हैं, फंसने फंसाने वाला काम हो गया है, ठीक है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी आपकी यहाँ। यदि कोई 60 साल का व्यक्ति है तो मैं क्या बोलूंगा? आपकी संतान बीमार हो सकती है, उससे आप पीड़ित हो गए, संतान को लेकर आप चिंतित हो, ठीक। हर एज काल परिस्थिति में अलग अलग फलित, लेकिन फट से कमेंट कर देगा आपने कुछ नहीं बताया। अरे तेरी 500 रुपये तो ले दिए हैं, लेके दिखवा ले, 30 मिनट बात कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। ये तो हम सिखाने के लिए बनाते हैं ऐसी वीडियो। अब शुक्र को अपन यहाँ बुलाए, शुक्र अच्छा है, अपनी राशि का है। भारत रत्नाकर बोलती भी है कि छठे और 12वें में कोई बुरा नहीं है। लग्नेश का छठे में बैठना बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, लग्नेश का 8वें बैठना ज़्यादा हानिकारक है, छठे में नहीं। क्या होगा? आपकी बुद्धि संघर्ष में गई, आप काम करोगे, मेहनत करोगे, जीवन को आगे बढ़ाओगे, जीवन की जो प्रतियोगिता संघर्ष में उसमें अच्छे से काम करोगे। शुक्र किसके साथ बैठा है, किस ग्रह के साथ बढ़ रहा है, किससे दृष्ट है, किस नक्षत्र पे है, D9 में कैसा है, ये अतिरिक्त बात हो गई, ठीक। शुक्र यहां बैठ गया तो अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि आपका राहु कहाँ है, हमने नहीं देखा ना आपकी कुंडली, हो सकता है राहु यहां, आप कहते को षडाष्टक बन गया, ठीक। तो ये तकलीफ देते हैं ऐसे षडाष्टक योग, तो वो सारी चीजें मैं यहां एक साथ नहीं बता सकता। 8वें भाव में 1 2 पत्नी बीमार हो जाएगी, बीमार वाला मालिक बीमार है, रोग है, यहां आ गया, ठीक। ये पत्नी की बीमारी हो सकती है। और क्या हो सकता है? पत्नी से कोर्ट कचहरी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, पत्नी के कोई मैटर आपको पता लग जाए, उसको लेके विवाद होने लगे, या पत्नी की बीमारी से आप चिंतित हो जाओ, या व्यापारिक पार्टनर का भाव भी है, आपके व्यापार पार्टनर लफड़े करने लगे, आपको उलझा दिए, कंफ्यूजन पैदा करा दिए, हानि दे रहे हैं। 8वां भाव तो मैंने खराब बताई है, ठीक है। क्या क्या होगा? आपको क्रॉनिक बीमारी लग सकती है, ये विपरीत राजयोग बता रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे फल नहीं देता विपरीत राजयोग, ठीक है। तकलीफ बढ़ेगी, कोई क्रॉनिक बीमारी हो सकती है। बाकी फलित जो है, अब शुक्र के कारकत्व भी देखना चाहिए। शुक्र क्या है? लग्जरी है मेन जीवन की, भोजन है, अनाज है, पानी का जहाज है, कितने सारी चीजें हैं यार, क्या क्या रट के बताएगा ज्योतिषी, जिसको जितनी मुंह जबानी होती है बता देता है। इसलिए यदि कोई जातक सहयोग करता तो ज्यादा मजा आता है। अब यहां पे कैसे फल देगा? लग्नेश का 9वां बैठना राजयोग कहलाता है। सब अच्छे बताना आप यहाँ पे, ठीक है, अच्छे फल बताओगे आप। और बाकी चीजें क्या होगी? एक और चीज हो सकती है, रोगेश यहां आया है, पिताजी का हेल्थ नहीं हो सकती क्या? पिताजी के मामले में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, ठीक। बाकी हम किस नक्षत्र पे आया, कैसे आया है, D9 में कैसा है, उस पर बताएंगे। लेकिन ये जनरली कोई बुरा योग नहीं है। मान लग्नेश यहाँ बैठा राजयोगकारी, लग्नेश का केंद्र में आना ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन रोगेश यहाँ आ गया, काम धंधे में डिस्प्यूट हो जाए, झगड़े जैसे कोई बाधा आने लगे, ठीक, उच्च का हो गया। यहां पे शुक्र उच्च के होने से जब ये राहु शुक्र चलेगा तो जातक बीमार हो सकता है। आप बोलोगे साहब उच्च का है, नहीं है। आपका जो है छठे भाव में शुक्र उच्च का बीमारी को उच्च कर सकता है, बीमारी बढ़ा सकता है, अनेक प्रकार के लाभ देगा, उसके साथ बीमारी बढ़ा सकता है। मैंने बात की है कि यहाँ पे शुक्र अच्छे फल देगा, ठीक है, क्योंकि यार ये अपने घर को देखता है, छठे भाव को मजबूत कर रहा है। जब छठा भाव मजबूत होगा, जब ये अच्छे फल देने लगेगा, तो आपकी ऋणग्रस्तता से बाहर आ जाओ, आप ऋण चुका लो, थोड़ा लाभ कमा लो, ठीक है। और तो विपरीत राजयोग भी बनाता है, और ये विदेश का है, विदेश से 12 भाव अब्रॉड कहलाता है। कोई आपकी यात्रा हो जाए, विदेश जाने का मौका बन जाए आपका,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे फलित बताए जा सकते हैं कुंडली की काल परिस्थिति पर, और जातक जो हमको सत्य घटना बताता है उसके आधार पे। कोई जातक बहुत अच्छे से बताता है, कोई जातक चुप रहता है, कोई आईपीएस भी फोन करता है चुप रहता है, हमें नहीं पता यार आईपीएस है। और जो कि ऋषि पाराशर बोलते हैं काल परिस्थिति के आधार पर फलित होता है। कोई कॉलेज का प्रोफेसर आ रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर फोन कर रहा है और उसकी 50-55 साल की एज है, तो मैं बोलूँगा आपका उच्च का गुरु है, आप डिपार्टमेंटल हेड बन जाओगे, एचओडी बन जाओगे, प्रिंसिपल बन जाओगे। और वही काम वाली बाई या झोपड़पट्टी का व्यक्ति 55 साल का उच्च का गुरु को लेकर बोल रहे हैं, तो मैं बोल लूँगा यार हो सकता मोहल्ले के आप कोई बौद्धिक कमेटी के चेयरमैन बन जाओ, और कोई ऐसी सामाजिक समिति हो उसके अध्यक्ष बन जाओ आप, क्योंकि गुरु का रोल निभाओगे। तो आपकी काल परिस्थिति पे मैं फलित बताऊं। यदि आप छुपा रहे हो कि मैं विधायक हूँ, भूतपूर्व विधायक हूँ, मंत्री रह चुका हूँ, मुंबई से बात कर रहा हूँ, हीरो हूँ, हीरोइन है, तो हम नहीं बता पाएंगे फल। आप यदि अपनी सब कुछ बता दोगे या पूरा पूरा परिचय न देके थोड़ा सा परिचय भी दे दोगे तो हमें आपको फलित करने में मदद मिलेगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी यार। आप अपना परिचय ही छुपा रहे हो तो हम कैसे फलित देंगे। तो भैया ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है और बहुत दिनों बाद मैंने बनाया हूँ, ठीक है। कम वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि आप वीडियो बनाया करो और लंबा लंबा होने की चिंता मत करो, जिसको देखना देखेगा, नहीं देखना नहीं देखेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। और उपाय काफ़ी हो जाते हैं। उपाय तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो है मकर जो राशि है, मकर राशि, इसमें शनि बाधकेश बनता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना कि शनि बाधकेश तब बनेगा जब इसमें मांदी इन्वॉल्व हो शनि में। आप लोगों को रत्न का थेरेपी मैंने शुरू ही बता दिया। ये आपको बीज मंत्र है ग्रहों के। राहु के लिए बीज मंत्र, शुक्र के लिए बीज मंत्र, ओम द्राम द्रीम दौसा शुक्राय नमः, इसका उपयोग कर लीजिए। और रत्न की थेरेपी से बचें। राहु कवच है, राहु स्त्रोतम, शुक्र स्त्रोतम, शुक्र कवच। जनरली राहु शुक्र में ऋषि पाराशर महाराज ने दुर्गा लक्ष्मी जप कुर्यात तत्सुखम वाप्युनाथ, शांति के लिए दुर्गा लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करें। कनकधारा स्त्रोत का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ या तंत्रोक्त देवी सूक्तम है ना, या वो दुर्गा जी का एक निर्वाण मंत्र है उसका भी पाठ कर सकते हो, जाप कर सकते हो। राहु के दान में गेहूं, रत्न, घोड़ा, नीले वस्त्र, कंबल, तिल, तेल, लोहा, अभ्रक दान भी होता है राहु का। दान बड़ी अच्छी चीज़ है, दान का उपयोग करो, रत्नों से बचो। यार आप और स्लाइड बची है लेकिन मेरे शरीर में बल नहीं है, मैं यहीं ब्रेक करता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो नीचे वाली जो स्लाइड है मैंने दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, आप पहले वाला देख लोगे ना, राहु शुक्र मेष लग्न, उसमें भी चीज़ें रिपीट है, उससे लाभ ले लो आप, ठीक है। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ। ये वीडियो जनरली जो व्यक्ति ज्योतिष से प्यार करते हैं, जिनका राहु में वीनस चल रहा है, वृषभ लग्न है, उनके लिए, और जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। हरे कृष्ण।